बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लारंस रोड वाले फ्लैट में 2 बड़े बेडरूम और एक छोटा-सा कमरा था। बसा औकात इसमें हम 30-30, 35-35 लोग गुज़ारा करते थे। बहुत से अज़ीज़ो अक़ारब और दोस्त अहबाब भारत और कश्मीर से जान बचाकर हमारे पास पहुँच रहे थे। सब के सब इंतहाई खस्ता हाल और दरमानदगी का शिकार थे। कोई पा-प्यादा काफ़िलों के साथ महीनों के सफ़र के बाद पाकिस्तान पहुँचा था। कोई उन गाड़ियों पर सवार था जिन्हें जा-बुझा रोक कर लूटा और मारा जाता था। कोई तवील अरसे से महाजर कैंपों की दलदल में धंसा रहा था। किसी को कपड़ों की हाजत थी, किसी को इलाज मुआवजे की ज़रूरत थी और ज़िंदगी के साथ सरे-नो नाता जोड़ने के लिए सब एक दूसरे के मोहताज थे। एक रोज़ मैंने अपना बटुआ खोला तो उसमें फ़कत 16 रुपये मौजूद थे। मुझे बड़ी तशवीश लाहक हुई, क्योंकि अभी महीना पूरा नहीं हुआ था और अगली तनख्वाह मिलने में 8-10 रोज़ बाकी थे। उस ज़माने में मेरे पास कोई बैंक बैलेंस ना था, बल्कि उस वक़्त तक मैंने सिरे से कोई बैंक अकाउंट ही ना खोला था। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में मेरा कायदा ये था कि मैं पहली तारीख को अपनी तनख्वाह नकद वसूल करता, कुछ पैसे माँ जी को जम्मू में भेज देता था और बाकी रकम महीने के आखिर तक ठिकाने लगा देता था। अब जो मैंने देखा कि घर में 2 ढाई दर्जन मेहमान बैठे हुए हैं और बटुए में सिर्फ 16 रुपये मौजूद हैं, तो मेरे हाथों के तोते उड़ गए। मेरा वाहिद असासा और इंटर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जो 15 साल कबल मैंने भागलपुर में ख़रीदी थी। इंश्योरेंस एजेंट मशहूर कांग्रेसी लीडर और बाद में भारत के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बेटा था। जो पॉलिसियाँ उसके ज़रिए ली जाती थीं, वो उन पर तोहफ़तन अपने वालिद के ऑटोग्राफ का टेल भी ज़रूर चस्पा किया करता था। मैं अपनी पॉलिसी लेकर कराची और इंटर इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर पहुंचा और मैनेजर से कहा कि वाजिबुल अदा रकम वसूल करके मैं बीमा की पॉलिसी से दस्तबरदार होना चाहता हूं। हिंदू मैनेजर कांग्रेसी लीडरों का परस्तार नजर आता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ऑटोग्राफ देखकर वो वफूर अकीदत से बुखला गया। उसने मुझे समझाया कि इस ऑटोग्राफ की वजह से ये पॉलिसी एक तारीखी हैसियत रखती है। 30 बरस बाद जब ये पॉलिसी वाजिबुल अदा होगी तो अपने ऑटोग्राफ की वजह से इसका शुमार बेबहा नवादरात में होगा और यकीनी तौर पर इसकी असली कीमत उसकी उर्फी कीमत से कई गुना ज़्यादा पड़ेगी। उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं ये बीमा पॉलिसी संभाल कर अपने पास रखूँ और इस दस्तबरदारी का ख्याल दिल से निकाल दूँ। मैंने मैनेजर की कारोबारी फरासत की तारीफ़ की, लेकिन दस्तबरदारी के इरादा पर मुस्तकिल मिजाजी से अड़ा रहा। कुछ मज़ीद रद्दोकद के बाद मैनेजर ने हिसाब जोड़ा और पॉलिसी वापस लेकर मुझे 3700 रुपये अदा कर दिए। ये ग्रां कदर रकम हाथ में आते ही तही दस्ती के लम्हात की याद कफूर की तरह उड़ गई और मेरा दिमाग असर-ए-नो आसमान से बातें करने लगा। मेरा जी चाहता था कि कहीं से कोई सस्ती सी सेकंड हैंड मोटर कार मिल जाए तो बड़ा आराम नसीब हो जाए। उड़ीसा में मेरे पास बड़ी स्मार्ट और बांकी सी स्पोर्ट कार थी। कटक से रवानगी के वक्त सब ने यही मशवरा दिया कि मैं इसे फ़रोख्त कर दूँ, क्योंकि फसादात की वजह से इस कार का रेल के ज़रिए पाकिस्तान पहुँचना अमरे मोहाल था। लेकिन इस कार के साथ कुछ ऐसी खुशगवार यादें वाबस्ता थीं कि उसे बेचने पर दिल रजामंद ना हुआ और मैंने इसे रेल की एक बोगी में मुकफ़ल करके अल्लाह तवक्कल कराची के लिए बुक करवा दिया। ये बोगी किसी न किसी तरह जालिंधर तक तो ज़रूर पहुंची, लेकिन वहाँ पर किसी साहब ज़ौक़ की नज़र इंतखाब इस पर पड़ गई और उसने कार को रेलगाड़ी से उतरवा लिया। अब कराची में पैदल जूतियाँ चटखाते चटखाते तबीयत उतारने लगी थी। जब इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे जेब में आ गए तो दबी दबी उकताहट का ये एहसास अनन फानन थकान में तब्दील हो गया और कार ख़रीदने की ख्वाहिश ने दिल को बुरी तरह अपने शिकंजे में कस लिया। अब कार के ख़रीदार की हैसियत से मैंने कराची पर निगाह डाली तो सड़क पर चलने वाली हर दूसरी तीसरी कार बिकने के लिए तैयार खड़ी थी, क्योंकि बम्बई जाने वाले बहुत से हिंदू हवाई जहाज़ या समुद्री जहाज़ पर सवार होने से पहले अपनी आखिरी चीज़ जो फ़रोख्त करते थे वो उनकी कार थी। एक ऐसे ही खुश पोशाक चर्ब ज़बान हिंदू नौजवान मिस्टर वडवानी से मेरी मुलाकात सरेराह हो गई। उसके पास 15-20 साल पुरानी श्योरलेट कार थी, जिसे वो शाम के जहाज़ पर सवार होने से पहले पहले फ़रोख्त करने की उजलत में था। उसने अपनी कार की मद्दाह में रतबुल लिसान होकर ऐसे ऐसे गीत गाए और साल हा साल उसकी बेऐब खिदमत गुजारी और बेलौस वफादारी के इतने किस्से सुनाए कि मुझे एक गुना अफसोस होने लगा कि ये शख्स अपनी इस कदर महबूब और कारामद शय को बेअमरे मजबूरी पीछे छोड़े जा रहा है। मैंने मिस्टर वडवानी से कीमत के मुतालिक इस्तफसार किया तो उसने दोनों हाथ अपने कानों से लगाकर बड़ा तौबा तल्ला किया और कसम खाई कि वो अपनी महबूब कार की कीमत लगाने का ख्याल भी कभी दिल में नहीं ला सकता। उसकी नज़र में ये कार बिल्कुल अनमोल थी और ना वो पैसा कमाने के लिए ही सिर्फ बेचना चाहता था। वो तो बस किसी एक ऐसे कदरदान की तलाश में था जिसे सुपुर्द करके उसे ये इत्मीनान हो कि उसकी चहीती मोटर कार वाकई सही हाथों में पहुंच गई है। किसी वजह से उसे मेरे चेहरे पर कदरदानी की मोहर सब्त नज़र आई और मैं भी उस चर्ब ज़ुबानी की चिकनाहट पर ऐसा फिसला के 5000 से शुरू करके 2500 रुपये पर सौदा तय कर लिया। मिस्टर वडवानी ने मुझे अपने साथ कार में बिठाया और कदम कदम पर इसकी खुश रफ्तारी की तारीफ़ और तौसीफ़ करता हुआ मुझे हमारे घर ले आया। मैंने उसे 2500 रुपये नकद अदा करके कार के कागजात वसूल किए और वो बड़ी गर्मजोशी से गलगीर होकर रुखसत हो गया।
मिस्टर वडवानी के जाने के बाद मैंने कार चलाने की कोशिश की तो उसने स्टार्ट होने से साफ इनकार कर दिया। अब ये खुदा कि इंजन स्टार्ट होने का वाहिद तरीका ये था कि 2-4 आदमी उसे काफ़ी दूर तक धक्का दें। इंजन चालू होता था तो पहिए रुक जाते थे, पहिए हरकत में आते थे तो इंजन दम तोड़ देता था। गियर बदलना जुए शीर लाने से कम ना था और ब्रेक कभी लगती थी, कभी साफ मुकर जाती थी। मील 1.5 मील चलने के बाद पानी जोश में आकर उबलने लगता था और हॉर्न की जगह उसके दरवाजे और मड गार्ड बड़े ज़ोर से बजने लगते थे। कार की अगली और पिछली बत्तियों में से कोई भी सलामत ना थी और कई बार अंधेरे में मोटर कार चलाने के लिए हम लोग उसके सामने लालटेन जलाकर लटकाया करते थे। इन्हीं दिनों चौधरी गुलाम अब्बास साहब शेख अब्दुल्ला की जेल से रिहा होकर पाकिस्तान पहुंचे थे। कराची आकर वो हमारे यहाँ ठहरे और टेलीफोन पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को अपनी आमद की इत्तला दी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने उन्हें अगले रोज़ लंच पर मदऊ किया और साथ ही फरमाया अगर उन्हें सवारी की ज़रूरत हो तो गवर्नर जनरल हाउस की कार उन्हें लेने वक्त पर आ जाएगी। चौधरी साहब हमारे यहाँ कार खड़ी देख चुके थे, इसलिए उन्होंने अर्ज़ किया कि सवारी का इंतज़ाम मौजूद है और वो खुद ही हाजिर हो जाएंगे। सवारी का जो इंतज़ाम मौजूद था उसकी असलियत से हमने चौधरी साहब को आगाह किया तो वो बोले कोई परवाह नहीं, हम 1 घंटा पहले ही घर से रवाना हो जाएंगे, ताकि कार के सारे नखरे उठाने के बाद भी काफ़ी वक्त हाथ में रहे। लंच का टाइम 1:15 बजे था। हम धक्का लगाने वाली नफरी भी कार में बिठाकर 12 बजे ही रवाना हो गए। इत्तेफाक से कार का मूड ठीक रहा और हम 12:30 बजे गवर्नर जनरल हाउस पहुंच गए। एडी साहब बड़े परेशान हुए कि चौधरी साहब इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं। चौधरी साहब ने उनकी ढारस बंधाई कि वो बड़ी खुशदिली से एडी साहब के कमरे में बैठकर आधा घंटा इंतज़ार कर लेंगे। इंतज़ार की बात नहीं, एडी साहब ने जवाब दिया। कायद-ए-आज़म का हुक्म है जब चौधरी साहब तशरीफ़ लाएँ तो वो खुद पोस्ट में आकर कार के दरवाजे पर उनका इस्तकबाल करेंगे, इसलिए फ़िलहाल आप वापस चले जाएँ और ठीक 1:15 पर पोस्ट में पहुँच जाएँ। इस गुफ्तगू के दौरान कार का इंजन बंद हो चुका था। हमने धक्का देकर उसे स्टार्ट किया और बाहर आकर गेट के करीब ही गवर्नर जनरल हाउस की दीवार के साथ वक्त गुजारने के लिए रुक गए। सिक्योरिटी वाले बड़े मुस्ताद थे, वो फ़ौरन हमारी तरफ लपके और वहाँ रुकने की वजह पूछी। हमने उन्हें असली सूरत हाल से आगाह किया तो वो बड़े हैरान हुए कि कायद-ए-आज़म का मुअज़्ज़ज़ मेहमान ऐसी फीचर कार पर सवार होकर गवर्नर जनरल हाउस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह से मिलने आया है। सिक्योरिटी स्टाफ के कुछ लोगों ने आकर चौधरी साहब के साथ अकीदतन हाथ भी मिलाए। गवर्नर जनरल हाउस की दीवार के साथ इस वक्फा इंतज़ार के दौरान चौधरी गुलाम अब्बास साहब ने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो इलाका आज़ाद हो चुका है, वहाँ पर नज़्म व नस्क कायम करने के लिए वो मेरी खिदमत हुकूमत पाकिस्तान से मुख्तार मांगना चाहते हैं। मुझे कोई इतराज़ तो नहीं। चौधरी साहब ने दरअसल मेरे मुँह की बात छीन ली थी, क्योंकि मैं तो खुद उनसे यही दरख्वास्त करने का मौका ढूंढ रहा था। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं जितनी जल्दी आज़ाद कश्मीर जा सकूँ उसी कदर इसे अपने लिए बाइस सादत समझूँगा। वक्त हो चुका था। सिक्योरिटी के कुछ सिपाहियों ने बड़ी खुशदिली से कार को धक्का लगाया और हम बड़े ज़ोरों शोर से फट-फट करते ठीक 1:15 बजे गवर्नर जनरल हाउस के पोर्च में जा रुके। ऐन उसी लम्हे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह भी अंदर से बरामद हुए। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से चौधरी साहब के साथ मुआनका किया और उन्हें बाजू से थाम कर अंदर ले गए। हमने एहतियातन कार का इंजन चालू रखा था। उसके शोर-शराबे में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का सिर्फ एक फ़िक्रा सुनाई दिया, गुलाम अब्बास आई एम रियली हैप्पी यू आर हियर। तो दोस्तों ये थी आज की किस्त। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा और तजावीज़ का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए मेरे सोने रब दे हवाले।